जी जी मैम, वेलकम बैक फॉर द थर्ड सेशन। हम बात कर रहे हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर गवर्नमेंट का रोल है। उससे पहले हमने आईएलओ का जो रोल है उसको डिस्कस किया, फिर गवर्नमेंट बॉडीज जो है उनको भी हमने डिस्कस किया, और जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं उनको भी डिस्कस किया। अब कुछ और पार्टीज भी हैं, कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हैं जिनका रोल होता है हेल्थ एंड सेफ्टी की बेटरमेंट के अंदर, जिसमें एक थर्ड पार्टी भी उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या है थर्ड पार्टी और इसका क्या रोल है। अब देखें, आपके जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्क प्लेस होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय इस ये ही नहीं होते, और भी स्टेक होल्डर्स होती हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमने एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की बात की है ना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आपकी वर्क साइट के साथ जिनका लिंक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है तो वो थर्ड पार्टी क्या है, एनी पर्सन अफेक्टेड बाय वर्क अदर देन एन एम्प्लॉय, ठीक है ना। मतलब आपके काम की वर्किंग कंडीशन की वजह से कोई इफेक्ट होता है, ठीक है ना, चाहे वो अच्छे तरीके से इफेक्ट हो, मतलब अच्छी कंडीशन में वो सेफ हो, और अगर आपकी वर्किंग कंडीशन बुरी है और उसके ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट होता है तो उसको हम इम्पैक्ट कहते हैं ऑन थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, जो कि आपका एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय के अलावा जो भी होता है। उसकी एग्जांपल्स हैं जैसे विजिटर्स हैं, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपकी कंपनी में अगर कोई विजिटर्स आए हुए हैं और खुदा रास्ता आग लगी है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आप कहें जी नहीं, हमारी तो जिम्मेदारी है अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने की, हम उनको सेव करेंगे और विजिटर्स को जो है मरने देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। ये मतलब है कि ऐसा हो भी नहीं सकता, मॉरली भी मुमकिन नहीं है और लीगली भी मुमकिन नहीं है, फाइनेंशियली भी मुमकिन नहीं है, तीनों लिहाज से ये पॉसिबल नहीं। तो इसलिए विजिटर्स को एज ए थर्ड पार्टी रिकग्नाइज किया जाता है इन दिस फॉर दी सेफ्टी एंड हेल्थ एज वेल। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आपके, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हैं, जो कि मतलब है कि आपके आम लोग होते हैं, आपकी फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो मतलब आबादी होती है आपकी किसी वर्किंग कंडीशन की वजह से, अगर उनको इम्पैक्ट हो रहा है तो वो भी मतलब है कि इस चीज को इसमें कंसिडर किया जाता है कि वो बैड सेफ्टी एंड हेल्थ की प्रैक्टिस है। वाई इट मैटर्स, लीगल, इकोनॉमिक एंड मॉरल रीजन मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड पार्टी को मैनेज करना भी एम्प्लॉयर की एज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज पर जो आईएलओ के कन्वेंशन हैं उनके ऊपर पूरा एक सेक्शन मौजूद है थर्ड पार्टी के ऊपर, उनके आईएलओ कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल 17 के नाम से, जिसमें जो थर्ड पार्टीज हैं उनकी मतलब है कि रोल को आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी जो अहमियत है उसको वहाँ पे बताया गया है कि इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर के ऊपर होती है। टाइप्स जैसे पहले भी बात की, जैसे विजिटर्स हैं इनवाइटेड आर लाइसेंस टू बी ऑन प्रेमिसेस, मतलब ये वो लोग होते हैं जिनको किसी वर्क साइट के ऊपर इनवाइट किया जाता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपका कोई मेहमान है, आपने उसको इनवाइट किया, अगर वहाँ पे खुदा से आग लगी है तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपको सेफली रिमूव करे, वहाँ से इवैक्यूएट कराए और आपके मेहमान को वहीं पे छोड़ दे कि यार ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उसको भी आप उसी तरह मतलब सेव करेंगे जिस तरह आप अपने वर्कर्स को सेव करते हैं। ट्रेस पासर्स हैं ऑन प्रेमिसेस विदाउट परमिशंस, मतलब कोई घूमते घामते आ गया आपकी वर्क साइट के अंदर, गलती से कोई इधर आ गया, ठीक है ना, ट्रेस पासर्स जो होते हैं या साइड से गुजर रहे हैं, तो उसकी को भी, उसके लिए भी आप अपनी वर्क साइट को सेफ बनाएंगे कि मतलब उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना हो, उसको भी एज ए थर्ड पार्टी आइडेंटिफाई किया गया आईएलओ कन्वेंशंस के अंदर। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑफ साइट, फॉर एग्जांपल नेबर्स एटसेट्रा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एंगेज फॉर स्पेसिफिक टास्क, एजेंसी, टेम्पररी वर्कर, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉइज एटसेट्रा, ये सारे थर्ड पार्टी उसमें आते हैं। और इनकी मतलब है कि ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुई है आईएलओ के कन्वेंशन में, बल्कि इनके राइट्स भी हैं, मतलब इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, इनकी सेफ्टी और हेल्थ की जिम्मेदारी भी आपके उसके ऊपर होती है एम्प्लॉय। इसीलिए तो जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखते कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे इम्प्लॉयज हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा उस रिस्क का, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि अदर देन जो हमारे वर्कर्स हैं, जो बाकी ग्रुप्स हैं जिसको
पब्लिक के लोग हैं या ट्रेस पासर्स हैं या विजिटर्स हैं, उनके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने उस रिस्क को सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर्स की हद तक एनालाइज किया, तो फिर आप गलत असेसमेंट आपने की है। आपने असेसमेंट जब करनी है तो उसमें इन ग्रुप्स को भी शामिल करना है बीच में। लीगल बेसिस फॉर थर्ड पार्टी सेफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल, पूरा आर्टिकल मौजूद है कन्वेंशन C-155 के अंदर, जो कि थर्ड पार्टीज के हकूक की हिफाजत करता है। नेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, इसी तरह जिस तरह मतलब कन्वेंशन के अंदर ये चीज मौजूद है, इसी तरह मतलब जो मुख्तलिफ ममालिक के अपने कवानीन मौजूद है, उनके अंदर भी इनको रिकग्नाइज किया जाता है और इनकी इनके हकूक को मतलब सेपरेटली इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अप्रूव्ड कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस में भी इनका जिक्र मौजूद होता है, और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर होती है। गाइडेंस टुवर्ड्स एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के अंदर भी मौजूद है। लीगल लेजिस्लेशन ऑन फायर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्सेट्रा के जो मतलब है कि लोकल जिसको सेल्फ रेगुलेशंस कहते हैं, उस तरह के जो कोड्स वगैरह होते हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर बने होते हैं, जैसे मतलब केमिकल सेफ्टी कोड है, जैसे फायर सेफ्टी कोड है, उसके मुल्कों ने अपने कोड्स भी बनाए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कोड्स भी बनाए होते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके अंदर भी इनकी इनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर किया गया। इकोनॉमिक रीजन फॉर थर्ड पार्टी सेफ्टी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब जो थर्ड पार्टी है उनका इम्पैक्ट मतलब है कि अगर फर्ज करें आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपके थर्ड पार्टीज में आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स में आते हैं, अगर उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उनके जो ड्राइवर्स हैं जो आपको सामान प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो बीमार हो गए किसी वर्किंग कंडीशन की वजह से, या एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर तो आएगा ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना अपने सप्लायर्स को भी इम्पोर्टेंट है। आप मतलब ये नहीं है कि आप एज एम्प्लॉयर डायरेक्ट उनकी सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। जब वो आपकी वर्क साइट के ऊपर होंगे तो फिर आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अगर वो बाहर होंगे तो फिर आपने ये इंश्योर करना है कि उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी सेफ्टी को और हेल्थ को इंश्योर करें जी। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट आपने आगे पढ़ेंगे भी हम, LGC लेवल 3 में भी आपने पढ़ी होगी कि वो पूरी एक साइंस है, पूरी मैनेजमेंट है, पूरा प्रोसीजर है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का। और उनका जो मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, उनकी कॉम्पिटेंस को चेक करना, वर्क मेथड स्टेटमेंट को चेक करना, रिस्क असेसमेंट्स को चेक करना, उनके इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड को चेक करना, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले चेक किए जाते हैं, तब कंपनियां उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये भी एक इम्पैक्ट है कि अगर आपकी थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अगर वो जख्मी होते हैं आपकी वर्क साइट के ऊपर, तो फिर आपकी कंपनी में इंश्योरेंस भी आपको पे करनी पड़ेगी, प्रीमियम भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है, कॉम्पनसेशन भी पे, आपके ऊपर ये बर्डन आएगा ना इकोनॉमिक। पोटेंशियल लॉसेज और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो जाएगी, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा अगर आपकी थर्ड पार्टी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मॉरल रीजंस भी हैं, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी को सेफ नहीं करते तो ये आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगेट कर रहे हैं, यानी पूरा नहीं कर रहे। ड्यूटी ऑफ केयर टू कंज्यूमर्स एंड जनरल पब्लिक, ये एक जनरल मतलब ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है तमाम एम्प्लॉयर्स की, कि वो तमाम जो लोग आपकी वर्क साइट के ऊपर, चाहे वो ट्रेसपेसर है, गलती से कोई आ गया, चाहे वो कोई विजिटर है, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी में है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क लाइक ट्रांसपोर्ट, नॉइज, केमिकल्स एक्सेट्रा, इनकी हिफाजत करना आपके प्लांट के अंदर इन लोगों की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीज शामिल है। बेसिक ड्यूटीज और टू थर्ड पार्टीज, अब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, तो इसमें मजीद इसकी मतलब है कि अगर हम डिटेल डिस्कस करें कि इंश्योर प्रेमिसेस आर रीजनेबली सेफ, के मतलब आप जहाँ पे अपने वर्कर्स के लिए इंश्योर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को, अपने तमाम थर्ड पार्टी जो कनेक्टेड पीपल है उनकी भी इसी तरह ही सेफ्टी इंश्योर करेंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हैजर्ड्स एंड रिस्क, उनको भी आप इंफॉर्म ऐसे ही करेंगे अगर कोई हैजर्डियस सिचुएशन है, मसलन कहीं पे
कि आग लगने का खतरा है, तो वहाँ पे आपने प्रॉपर सेफ्टी साइंस लगाए हुए हो, या उनको मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, उनको आपने वो मतलब है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि किस किस्म के हैजर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इंजरीज एंड डैमेजेस, ऑब्वियसली ये तो सीधी सी बात है। कोलैबोरेट विद अदर एम्प्लॉइज ऑन शेयर्ड सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये भी मतलब है कि कोलैबोरेशन करना होता है कि मतलब है कि आप अपने थर्ड पार्टी की सेफ्टी के लिए बाकी जो कंपनीज के जो वो हैं सीईओज वगैरह हैं, या उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, बॉसेस हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, और अपने लोगों की, अपने जो हैं उनकी सेफ्टी को बेहतर करने के लिए कोशिश करें। ड्यूटीज ऑफ डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स। अब ना सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो भी अपने आप को किस तरह मतलब है कि सेफ एंड हेल्दी रख सकते हैं। मसलन एक तो ये एज पर ILO लॉज, इनके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन यही है कि वो जो भी आपको इंश्योर प्रोडक्ट्स आर सेफ व्हेन यूज प्रॉपर्ली, वो जो भी आप प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, वो सेफ हों जब उनको यूज किया जाए। मसलन आप किसी से हेलमेट ले रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से सेफ्टी की हेलमेट आपने परचेज की है, या कोई और इक्विपमेंट परचेज किया है, तो वो सेफ हो प्रॉपर यूज के लिए। कैरी आउट नेसेसरी टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। बिफोर सप्लाइंग टू यू दे शुड इंश्योर कि वो टेस्टेड हो, उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन हो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सेफ यूज एंड डिस्पोजल। अगर उनको मतलब डिस्पोज करना है उस इक्विपमेंट को किसी एक मखसूस टाइम के बाद, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना आपके जो मतलब वो थर्ड पार्टीज जो सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या जो भी आपकी जो आपके साथ कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अपडेट इंफॉर्मेशन विद सीरियस रिस्क डिस्कवर, ठीक है। अगर कोई मतलब है कि मतलब है कि उनको लगा है कि आपकी साइट के अंदर कोई सीरियस रिस्क मौजूद है, या किस उनकी अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है, तो उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना एम्प्लॉयर के साथ, यानी आपस में डिस्कस करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज आती है। इंफॉर्मेशन मतलब है कि कैसे प्रोवाइड की जाती है अपने थर्ड पार्टीज को। ड्यूटी एक्सटेंड्स टू ऑल विजिटर्स इंक्लूडिंग ट्रेसपर्सर्स, मतलब ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपकी वर्क साइट के अंदर जितनी भी हजारियत सिचुएशंस हैं उनको, ठीक है ना। ये जो सेफ्टी साइंस लगाए होते हैं, ये इसलिए लगाए होते हैं, ये सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं होते। वर्कर्स तो वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप उनको वर्बली भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और की भी होती है आपने। लेकिन सेफ्टी साइंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो आउटसाइडर होते हैं उनको भी पता चले कि यार यहाँ पे ये जो एरिया है ये डेंजरस है, ये एरिया जो है ये मीडियम रिस्क वाला है, ये एरिया जो है ये मार्क्ड है, बैरिकेटेड है, यहाँ पे आपने नहीं जाना, ठीक है ना। मस्ट वार्न ऑफ नॉन डेंजर्स आर रीजनेबल रिस्क। अगर कोई मतलब है कि कोई सीरियस हैजर्ड आपकी वर्क साइट के अंदर मौजूद है, तो उसकी वार्निंग यानी उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने थर्ड पार्टी लोगों को दें, प्रोवाइड करें। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। अब ये भी बड़ा मसला होता है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो अपनी जो साइंस बनवाती हैं, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका, इतना मुश्किल, वो अगर मसलन एक सेफ्टी साइन है, और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं बड़ी केस स्टडीज मौजूद हैं कि आपकी सेफ्टी साइंस लगी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उनकी मेंटेनेंस को इंश्योर नहीं करते, तो वो वर्ड जो वर्ड्स लिखे होते हैं, या जो पिक्टोग्राम्स या जिस हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, वो कुछ का कुछ बन जाता है, मतलब उनके अल्फाज चेंज हो जाते हैं, वो एक नया मतलब वहां से निकल रहा होता है, ठीक है ना। एरो मतलब है कि अगर फर्स्ट करो दोनों साइड पे है, एक साइड का मिट गया है, तो आप लोग तो डबल माइंडेड हो जाएंगे ना यार, कि जिस तरफ एरो जा रहा है हमने उस तरफ जा रहा है, हो सकता है उस तरफ और ज्यादा हैजर्ड मौजूद हो। तो इसलिए जो सेफ्टी साइंस है इनका क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी। इंश्योरर कौन से लोग होते हैं ये टाइप, जैसे पब्लिक जो मतलब है कि आपकी इंश्योरेंस होती हैं, आपकी जो वर्कर्स होते हैं वो किस किस्म की इंश्योरेंस होती हैं, जैसे टाइप्स पब्लिक लाइबिलिटी है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, ये तीन किस्म की मेन इंश्योरेंस होती है आपकी। पब्लिक लाइबिलिटी क्या होती है
के मतलब है कि आपके पब्लिक की सेफ्टी को भी मतलब चूंकि इसमें रिकग्नाइज किया गया, तो इसलिए अगर पब्लिकली कोई डैमेज होता है तो उसका भी क्लेम आपके ऊपर आ सकता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी की अगर मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस कराई हुई है, ठीक है, मसलन आपकी कोई प्रोडक्ट डैमेज हुई है, तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं। इस तरह एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी क्या होती है जी, कि आपके वर्कर्स जो होते हैं, अगर उन वर्किंग कंडीशन की वजह से अगर आपने उनकी इंश्योरेंस करवाई हुई है, ठीक है ना, तो अगर उनको कोई डैमेज हुआ है, पुराना होता कोई हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो आप उनके इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अमूमन आपको पता है ये डेथ जो मतलब इंश्योरेंस होती है, ये एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रोवाइड एडवाइस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, यानी इंश्योरर जो होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां, ये उनकी बात हो रही है, इंश्योरेंस कंपनियों की, ठीक है, ये भी आपकी सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इस तरह करते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंस स्कीम आपको देते हैं, ठीक है ना। उससे ये होता है कि आपके वर्कर्स को जब पता होता है कि यार हमारी इंश्योरेंस हुई हुई है, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मतलब है कि अगर हमें कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो हमें हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने हमें कवर किया हुआ है, ठीक है। कवर से मुराद ये है कि उसका कोई रिस्क फैक्टर जो है वो कवर हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इनका रोल कैसे आ जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो है, सऊदी अरब में तो ये बहुत रवाज है, मैंने काफ़ी सारी कंपनियों की वहाँ पे मतलब जो असेसमेंट्स बताई हैं, उसमें जो है ना मेन डिमांड होती है इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनियां जो है ना, वो मतलब जब किसी कंपनी में एक्सीडेंट रेट ज़्यादा हो ना, कि अगर ज़्यादा आप इंश्योरेंस क्लेम करने लग गए, उनको शक हो जाता है कि यार ये कोई गड़बड़ हो रही है, क्यों इनका एक्सीडेंट रेट बढ़ गया। तो वो कहते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट करें आप अपनी, ठीक है ना। आप अपनी रिस्क असेसमेंट सही करें, अपनी सेफ्टी के कंट्रोल मेजर्स आप बेहतर करें। बड़ा प्रेशर होता है ये इंश्योरेंस कंपनियों का भी, भाई सेफ्टी को इतना ज्यादा पुश किया जाता है हर जगह पे, हर कंपनी के मतलब है कि वो उनके अपने रेगुलेशंस के अंदर मौजूद होता है। वो फिर अल्टीमेटली एम्प्लॉयर्स को यही कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी और हेल्थ को इम्प्रूव करें, इंकरेज सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट। इससे इंश्योरेंस कंपनियां जो है इन्फ्लुएंस करती है अपनी सीनियर मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि वो सेफ्टी एंड हेल्थ को मेन प्रायोरिटी बनाए। प्रमोट स्ट्रक्चरल अप्रोच टू हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी इनका मेन रोल है, ठीक है। रोल्स ऑफ लॉस एडजस्टर्स एंड क्लेम्स हैंडलर्स। लॉस एडजस्टर्स क्या होते हैं जी, इन्वेस्टिगेट क्लेम्स, डिटरमिन वैलिडिटी, ये जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ही लोग होते हैं, ठीक है ना। इस तरह क्लेम हैंडलर्स एक अदर टीम होती है। लॉस एडजस्टर जो है वो बेसिकली जब आप का कोई हादसा हो जाता है, आपने कोई इंश्योरेंस कराई होती है अपने वर्कर की, जब आप वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं ना, तो उससे पहले वो इंश्योरेंस कंपनी उसको इन्वेस्टिगेट करती है उस इशू को, कि जो आप क्लेम कर रहे हैं क्या वो ऐसे ही है, या मतलब है कि आप क्लेम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल जो है वो लॉस इतना नहीं हुआ, तो वो उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो लॉस रजिस्टर करते हैं। इस तरह फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो क्लेम हैंडलर्स के पास जाती है, वो फिर वेरीफाई करते हैं और फिर आपकी अप्रूवल होती है, और देन वो जो है ना, वो इंश्योरेंस जो है वो उस पर्सन को या उस कंपनी को मिलती है। तो बोथ रोल्स इम्प्रूव, ये जो है ना इनके हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर इनका रोल होता है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन सही होगी ना, तो फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे कि इस एम्प्लॉयर ने हेल्थ एंड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, इसलिए इसका ये क्लेम दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनियों का भी इतना ज्यादा प्रेशर होता है आपके एम्प्लॉयर्स के ऊपर, कि उनको फिर अल्टीमेटली सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ये इजाज छोटे छोटे टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है, तो उम्मीद है इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनी गई होगी। आपने पहले भी मुमकिन है इन चीज़ों से थोड़ा बहुत गुजरे हो आप, लेकिन अब और मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी। और क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है, आपने ये करने हैं। जैसे पहले जो लेसन हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, इनमें भी क्वेश्चंस और उनके आंसर बनाने हैं आपने, ठीक है। ये थोड़ा सा टास्क है इस दफा आपको, लेकिन ये कि इंशाल्लाह टाइम भी मिलेगा आपको, कोई इतना मसला नहीं है, आप इसको कीजिएगा, ठीक है। तो
यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंटेशन होगी खत्म। और जो हमारी आखिरी प्रेजेंटेशन रह गई है, मैं वो भी 6-7 स्लाइड्स हैं, उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम इसको वन गो में मुकम्मल कर लें इसी सेशन के अंदर। रोल ऑफ इंश्योरर, इंश्योरर बेसिकली रोल ऑफ इंश्योरर जो है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन अलग से भी इसका एक टॉपिक मौजूद है इसके अंदर। तो एक दफा फिर उसी को जरा मतलब है कि एज ए टॉपिक वाइज भी हम उसको कर लेते हैं, ताकि हमारी ये मुकम्मल हो जाए। श्योर सर। मैं इसको जो है ओपन कर, यानी जो पिछले टॉपिक में था उसमें भी उसका कुछ पोर्शन शामिल है। और जैसे हम मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल हम डिस्कस कर रहे थे कि हेल्थ सेफ्टी को बेहतर करने में उनका क्या रोल होता है, यहाँ पे सेपरेट इनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये कैसे हेल्थ सेफ्टी को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करती है। जैसे आप यहाँ पे पब्लिक लाइबिलिटी को प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। जैसे पब्लिक लाइबिलिटी क्या, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंजरीज टू थर्ड पार्टीज एंड प्रॉपर्टी डैमेजेस। ये पब्लिक लाइबिलिटी है कि मतलब जितने भी थर्ड पार्टीज होते हैं, इनकी इंश्योरेंस भी एम्प्लॉयर्स ने करवाई होती है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई थर्ड पार्टी, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई विजिटर, कोई ट्रेस पर्सन जख्मी हो गया, तो उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, कवर्स इंजरीज डैमेज फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विस। मतलब आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, वो रास्ते में जाते जाते कहीं हादसे का शिकार हो गई है, टूट गई है, गिर गई है, तो उसकी भी इंश्योरेंस आपने करवाई होती है, ताकि वो, जैसे बैंकों ने ये देखे ना अपनी करेंसी की इंश्योरेंस कराई होती है, होता रास्ता अगर वो कोई डकैती वगैरह हो जाए तो उस सूरत में फिर उनको मतलब देखिए क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है ना। एम्प्लॉयर्स लिएबिलिटी क्या होती है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एम्प्लॉय इंजरीज डेथ इन सिविल लॉ। ठीक है ना। अब मसलन अगर आपकी कोई एम्प्लॉय जो है वो जख्मी हो गया है, इंजरी हो गई है, उसकी इंश्योरेंस भी करवाई होती है। और एज पर लॉ ये आपको करना पड़ता है। मतलब ये लाइबिलिटीज होती हैं आपकी, जो कि मतलब आप क्लेम कर सकते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसीलिए फिर जब आप, वो इंश्योरेंस कंपनियां जब आपकी इंश्योरेंस करती है ना, तो फिर वो आपके ऊपर कुछ मतलब बाइंडिंग्स भी लगाती हैं। वो हाउ इंश्योरेंस इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी, कैसे प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन मैनेजिंग वर्कप्लेस रिस्क। जैसे अगर उनको शक हो जाए कि आपने हादसे को होने दिया और कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, तो वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। इनकरेज सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी। इसी तरह वो जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट के साथ चूंकि इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व होती है, उनको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है कि आप अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को बेहतर करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि सऊदी अरब में मेरा एक स्टूडेंट था, मरवान। वो था किसी इंश्योरेंस कंपनी में था वो इंजीनियर। मेरा ख्याल है कि ये किस चीज़ का इंजीनियर था। काफ़ी टाइम हो गया, 2018 में उसने मेरे से निगोश आईजीसी किया था। शुरू शुरू के जो मेरे स्टूडेंट्स थे, तो वो बेसिकली ये मतलब है कि इंस्पेक्शंस वगैरह करता था कंपनी में जाके ना। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है, इससे कहता है कि यहाँ पे मतलब है कि ये जो हम लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कंपनियों को कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को बेहतर करें और इम्प्लीमेंट करें इनका वाली। तो इनका बड़ा रोल होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। रिकमेंडेड अडॉप्टिंग नेशनल इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये भी इनकी भी रिकमेंडेशन होती है। प्रमोट वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स, सजेस्टेड obtaining competent assistance and structured approach। आप नॉर्मल बातें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ, कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, इनका एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। रिस्क असेसमेंट्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपके गाइड करते हैं, आपके डायरेक्ट करते हैं आपकी कंपनी को कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें। वरना उसके अगेंस्ट उनके पास फिर वो भी होता है ना, मतलब है कि सेफ्टी अपनी भी होती है कि अगर आप ये नहीं करते तो वो क्लेम्स जो हैं वो प्रीमियम हाई कर देते हैं, और क्लेम्स आपके प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है ना। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव करें। मतलब आपको हर तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर होता है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर होता है, और जो एसोसिएशन होती हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर होता है।
कि आप ना सिर्फ अपनी एम्प्लॉय की बल्कि अपने थर्ड पार्टी जो है उनकी भी सेफ्टी को इंश्योर करें। तो ओवरऑल जब ये सारे एक्शन लेते हैं आप, तो आपका एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर प्रमोट होता है, एक बेहतर मैनेजमेंट जो है वो सामने आती है आपकी। लॉस एडजस्टर मैंने पहले आपको बता दिया है इस पिछली स्लाइड के अंदर, कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिटेल से आप इस स्लाइड्स में आपको भेजूंगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये वही चीज़ है जिसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। क्लेम्स बिल्कुल। हैंडलर्स का भी मैंने आपको रोल प्ले कर दिया है। अब ये क्वेश्चंस भी हैं आपके सामने, तो इनको थोड़ा सा आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है ना। और फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा आप अपने माइंड के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालेंगे ना, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे लेंगे, फिर आपको मजा जी भी जी। आएगा काम करने का। और फिर आप जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ ना एनी टाइम, फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे दोबारा समझाएं, या इस चीज़ को इस तरीके से मुझे समझाएं, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको मजीद उसके ऊपर देखेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, मतलब आप ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं, वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, फिर उनके ऊपर अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे ज्यादा, ऐसे कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आपके आपको उसका बेहतर आइडिया है, तो फिर हमारा जो है ना वो टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। हमने चूंकि आगे के मॉड्यूल्स को भी कंप्लीट करना है, और जिस जिस इशू के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है वहाँ पे ज्यादा जोर लगाएंगे। जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बेहतर है उसके ऊपर हम जरा थोड़ा कम तो जो करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो रिपीटिशन ना हो और हम अपने टास्क की तरफ आगे बढ़े। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने सीरियसली जो है वो करना है। मतलब देखिए अपने जो है ना इनको करने हैं इंशाल्लाह एलएमएस के अंदर। ये सारा स्टफ आपको कल तक मिल जाएगा, फिर आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये जास। राइट। अच्छा सर, ये पूछना था कि ये सर इसके हम जस्ट 4 ही एलिमेंट करेंगे ID1 के? हाँ, चार करेंगे आईडी बनी। ये टोटल आठ है ना, तो आठ में जो चार है पहले वो बेसिकली यूज होते हैं आईडी वन के लिए। बाकी जो ठीक दो है है। ना अगले, वो हेल्थ हैजर्ड से रिलेटेड है, जिनमें आपकी हेल्थ राइट। हैजर्ड जो है वो उनकी मतलब आ जाती है। फिर सेफ्टी हैजर्ड जो आईडी थ्री है वो सेफ्टी हैजर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो है ठीक ना वो इसी तरह हम अपने जो है ना स्केड्यूल के मुताबिक इनको करते जाएंगे। आईडी वन में हम चार कर लेंगे, फिर आईडी टू में हम दो और कर लेंगे, फिर आईडी थ्री जब हमारा स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम, यानी अपने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरह है। ये। यानी सर हम तीनों जो ट्रेनिंग्स है अपनी वो कंप्लीट कर लेंगे, तीनों एग्जाम की ट्रेनिंग तभी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग हमारी चलती रहेगी, एग्जाम भी हो, एग्जाम अपने स्केड्यूल से होता रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग तो हमारी चलती रहेगी ना। हमने इंशाल्लाह सही। ताला मतलब मिनिमम 4 मंथ्स का इसका मैंने स्केड्यूल रखा हुआ है। तो 4 मंथ्स के ठीक है। अंदर ये आठ की आठ मैं आपको मुकम्मल करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो और भी सर टाइम मुझे पता लगेगा। लगा कि ये शॉर्ट बुक है इसकी, जो है ना ID1 की शॉर्ट बुक है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि इसकी आठ टोटल, ID1 की सिर्फ ID1 की आठ है एलिमेंट्स। आईडी वन के आईडी टू की भी है, आईडी टू की भी अलग से भी बुक भी है। लेकिन ये देखें ये मिलता जुलता है अपना आपका जो है ना मतलब स्टफ। बेसिकली आप सही कह रहे हैं, आईडी टू की अलग बुक है, आईडी थ्री की भी अलग बुक है। जी लेकिन जी। जो मेन जो फोकस है ना उसमें पहले जो चार जो चैप्टर्स है ना इनके ऊपर मेन फोकस होता है, क्योंकि जो आईडी वन का दूसरा पार्ट होता है ना, पहला पार्ट होता है आपकी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका होता है रिस्क मतलब प्रोफाइलिंग का। रिस्क प्रोफाइलिंग में मतलब आपके तकरीबन 7 या 8 एक्टिविटीज होती हैं। वो थोड़ा लेंथी है, उसमें आपकी बुक वन के भी चैप्टर शामिल हो जाते हैं और टू के भी शामिल हो जाते हैं, और मतलब है थ्री का भी कुछ पोर्शन शामिल हो जाता है जो पार्ट टू ठीक होता है है। आईडी वन का, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब इसको हमने एज ए यूनानिमस मतलब है कि हमने सिलेबस को कवर करना है, ताकि हम पार्ट वन को क्योंकि पार्ट वन के अंदर ही रिस्क असेसमेंट शामिल हो जाती है। पार्ट टू तो है ही बेसिकली हेल्थ हैजर्ड से रिलेटेड, उसमें तो रिस्क असेसमेंट नहीं होती, ना पार्ट थ्री में होती है। सिर्फ पार्ट वन में रिस्क असेसमेंट होती है। तो जो पार्ट वन में आपकी तीनों बुक्स मतलब शामिल हो जाती हैं, बुक वन भी, बुक टू भी और बुक थ्री भी, तीनों बुक शामिल हो जी। जाती हैं, ठीक है ना। सही सही। पार्ट वन के अंदर ये शामिल हो जाती हैं।
तो मेन मकसद ये है कि अब उसमें ऐसा है कि जो मतलब है कि चले कोशिश हम ये करेंगे कि हम ये जो आपका जो मतलब है कि जनवरी और फरवरी है ना, फेब की एंड तक हम मतलब जी है जी। कि जितने कवर कर सके हम इंशाल्लाह करेंगे। बुक वन के जो टॉपिक्स हैं, चार की बजाय पांच भी कर सके, छह भी कर सकते हैं, हम चलते रहेंगे ना। मतलब है कि श्योर। जो ID 2 है वो तो मतलब इतना लेंथी नहीं है, इस तरह ID 3 भी इतना लेंथी नहीं है, वो तो एक हफ्ते के अंदर मैं आपको कवर करवा दूंगा, एक एक हफ्ता लगाएंगे। इनके ठीक ऊपर है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ID 1 को। श्योर। लेकिन यह है कि अगर हम जल्दी में करेंगे ना तो फिर हम इनको समझ नहीं सकेंगे सही तरीके से। नहीं 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 नहीं, मैं सर अवेलेबल हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम, मैं बेसिकली सर ये चाह रहा हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट कुछ रह ना जाए जो वहां पे जाके प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं, वो रहा क्यों जाएगा यार, इसके लिए तो मतलब हम इसीलिए तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना कि कवर करना है सारा, हमने सारे टॉपिक्स हम क्लियर कवर करेंगे, तीनों बुक्स कवर करेंगे, ID 1 की भी, ID 2 की भी, ID 3 की। लेकिन मैं आपको बताऊँ ID 1 का जो पेपर होता है ना उसमें तीनों बुक्स का मटेरियल शामिल होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। ना, हाँ मतलब उसमें जब हम मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा ये हमारे एक और इसका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया ना, तो फिर मैं जी सर। आपको पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसका पूरा जो पिछले पेपर्स है ना मेरे पास पड़े हुए हैं ना, तो मैं जी उसका जी। सिनेरियो भी आपसे डिस्कस करूंगा, पैटर्न क्या होता है, हो सकता है अगली ट्रेनिंग में ही हम डिस्कस कर लें उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ। श्योर सर। तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिस अभी करवा रहा हूँ, ये समझे मैंने पेपर की तैयारी शुरू करवा दी है आपको। ठीक है ना, ये जो राइट क्वेश्चन सर। आंसर है ना, ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं अभी क्वेश्चन, ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी, समझ लें कि हर चीज कवर कर लेंगे। जिस तरह आप चाहते हैं ना कि मुझे नॉलेज हो हर चीज का, जी सर। ये इससे आप देखिएगा, आप इनको करें और उसके बाद फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा कि कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है आपका इनको करने के बाद। ठीक है ना। श्योर सर। तो उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, ये आप करते जाएं, एंड पे वो एग्जाम आपको हलवा लगेगा, हालांकि इतना वो मुश्किल एग्जाम है कि बंदे का दिमाग फिर जाता है उसको करते हुए, जिसको ना गाइडेंस हो। ऐसे ही है। लेकिन जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको वो हलवा लगेगा ठीक है ना। बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन ये एक्सरसाइज जरूरी है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ ना, इनको करें, इन क्वेश्चंस को करें, और फिर इंशाल्लाह हम जब रिस्क प्रोफाइलिंग पे आएंगे उसकी भी मैं टेक्निक समझाऊंगा, और वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से ही आपकी वो रिस्क प्रोफाइलिंग भी तैयार हो जाएगी। उसमें चंद मेन चीजें होती हैं, मसलन आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है, उसमें चार मेन हैजर्ड्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी आगे डिटेल्स होती हैं, उनकी फाइलिंग करनी होती है, ठीक है ना। और वो श्योर सर। फिर तभी आप कर पाते हैं जब आपके पास नॉलेज होता है, ठीक है? तो उसके बाद फिर आगे ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये जो इन्फोर्समेंट के रूल्स रेगुलेशन हमने पढ़े, इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं वहाँ पे उन्हीं एक्टिविटीज के अंदर। कहीं पे कॉर्पोरेट श्योर सोशल सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पे इन्फोर्समेंट के जो लॉज होते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हो गई, वो जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे उनके रिलेटेड कोई ना कोई जी जी क्वेश्चन आ जी। जाते हैं। ठीक है ना। तो मेन चीज है कि इनको अंडरस्टैंड करें, इन कॉन्सेप्ट्स को, और फिर उसके बाद ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये समझे एग्जाम की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ठीक है। श्योर सर, श्योर। हाँ। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जाम के ऊपर मैं ब्रीफिंग दूंगा एक छोटी सी, ठीक है ना। फिर डिटेल जो जरूर है ना, सर, जरूर। उसके अगले सेशन में फिर मैं आपको डिटेल से उसकी briefing- ठीक हो गया। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलें थैंक यू सो मच इजाज, सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह कल फिर हम सेफ्टी मैनेजमेंट वाला जो है हमारा इंजीनियरिंग वाला, वो भी जी जी। हमारी क्लास होगी, उसमें भी शामिल होइएगा, श्योर सर। ठीक है ना। इंशाल्लाह ताकि सर, इंशाल्लाह। ताकि हम इसको आगे बढ़ाते रहे अपने स्केड्यूल के मुताबिक। और कल का बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है वो भी रिस्क के रिलेटेड है, वो आपको इसमें भी काम आएगा, डिप्लोमा इसमें भी, लेवल 6 में भी, ठीक है ना। डन हो गया वो सर, वाला इंशाल्लाह। टॉपिक तो श्योर उसको अटेंड कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह मैं LMS में इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। श्योर। और फिर आप इसका क्वेश्चन वगैरह का स्केड्यूल बना के कीजिएगा, जब आप उसमें सबमिट करेंगे ना तो उसके अंदर ही फिर आप कर देंगे, फिर वो मेरे पास आ जाएगा, मैं फिर उसको चेक करके आपको फीडबैक दे दूँगा, ठीक है। ओके सर, ओके, डन हो गया। चले, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू थैंक सर। यू, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।